यूपी बिहार के लोग चोर होते हैं, गवार होते हैं। बिहारी मतलब बीमारी। इस तरह की बातें हम अक्सर सुनते हैं और एक आम धारणा लोगों की ये बन गई है कि ये हमारी जो काऊ बेल्ट है, ये जो यूपी बिहार के लोग हैं, ये बहुत ही पिछड़े हुए हैं। पर इस सब के साथ एक स्टिग्मा भी जुड़ गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे स्टेट्स के लोग पिछड़े नहीं हैं, पर मैं ये जरूर कह रहा हूं कि इस सब के बीच जो स्टिग्मा यूपी और बिहार के लोगों के साथ अटैच कर दिया जाता है वो सरासर गलत है। और यूपी और बिहार इतने पिछड़े हुए क्यों हैं? कहा यह जाता है कि हमारे देश की जीडीपी की ग्रोथ को अगर कोई रोकता है तो वो यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान जैसे स्टेट्स। इनफैक्ट मिड 1980s में तो एक टर्म कॉइन हुआ था जिसको बोलते थे बीमारू। ये एक शॉर्ट फॉर्म है, एक्रोनिम है, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो आखिर इन स्टेट्स के पिछड़ा होने के पीछे कहानी क्या है? क्यों ये स्टेट्स बाकी स्टेट्स के मुकाबले पिछड़े हुए हैं? और क्या ये दावा सही है कि हम पूरे देश की तरक्की को रोकते हैं? कहानी शुरू होती है अंग्रेजों के टाइम से। जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेज हमें एक्सप्लॉइट करने का एक मौका नहीं छोड़ते थे। अंग्रेजों ने हमसे लगान वसूली के तरह तरह के नए तरीके अपनाए, जिसमें से एक था जमींदारी सिस्टम। बेसिकली होता क्या था कि उस समय के जो किसान थे, कभी फ्लड के कारण, कभी सूखे के कारण हर टाइम टैक्स नहीं दे सकते थे। तो इसके काट के लिए अंग्रेजों ने एक सिस्टम लाया, जमींदारी, जिसमें उन्होंने जमींदारों को जमीनें सौंपनी शुरू की और उनसे एक फिक्स्ड लगान उसके बदले में डिमांड की। होता क्या चला गया कि कभी अगर सूखा पड़ा है तो कभी फ्लड है, किसान या पट्टेदार जमींदारों को उनकी जो लगान थी वो नहीं दे पाते थे। जो लोन उन्होंने इनफैक्ट लिए होते थे अपने फसल के लिए, वो लोन वो चुका नहीं पाते थे। तो उस केस में जमींदार क्या करते थे? जमींदार उनसे उनकी जमीन हड़प लिया करते। अब ये करते करते एक क्लास डिवाइड पैदा हो गया जमींदारों में, जो कि चंद थे पर पैसे वाले थे, और उन छोटे किसानों में या फिर आम लोगों में जिनके पास उतना पैसा नहीं था। धीरे धीरे कंबाइन इट विद कास्ट सिस्टम जो ऑलरेडी इंडिया में प्रिवेल करता है, तो ये कास्ट और क्लास के कॉम्बिनेशन से एक जंगल राज सा बन गया, जिसमें गुंडागर्दी भी शुरू हो गई। जबरन जमीन हड़पना और अवैध रूप से प्रताड़ित करना आम लोगों को एक आम बात हो गई। फास्ट फॉरवर्ड टू इंडिपेंडेंस, 1947 में हम लोगों का देश आज़ाद हुआ और अटकलें लगाई गई कि अब लैंड रिफॉर्म्स जो आएंगे उससे शायद ये जो पिछड़ापन है ये हट जाए। पर हुआ क्या? जैसा कि हमारी देश की एक दुविधा है, हर काम कागजों में होता है और जमीनी स्तर पर वो लैंड रिफॉर्म्स कारगर साबित नहीं हुए। अपार्ट फ्रॉम बंगाल का एरिया, कहीं भी प्रॉपर तरीके से ये लैंड रिफॉर्म्स लागू ही नहीं हो पाए। और ज़मींदारों ने इससे निपटने के लिए क्या करना शुरू किया कि थोड़ी ज़मीन अपने रिश्तेदारों के नाम कर दी, थोड़ी ज़मीन अपने जानने वालों के नाम कर दी, जिससे कि ज़मीन और पावर उन्हीं के पास रही। इन सब में एक अहम भूमिका निभाती है यूपी बिहार की कास्ट पॉलिटिक्स। अगर किसी को कास्ट पॉलिटिक्स देखनी है तो यूपी और बिहार आए। बिहार पर्टिकुलरली कास्ट पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छी तरह जाना जाता है। अच्छी तरह से मेरा मतलब है बहुत बदनाम है बिहार अपनी कास्ट पॉलिटिक्स के लिए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर लोग कास्ट के बेसिस पे पॉलराइज होते हैं शायद ही किसी अन्य राज्य में होते हो। और इसी सब का फायदा उठाते हैं हम लोगों के नेता, जो एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम अगेन रहा है इन स्टेट्स का। यूपी में 1991 से लेकर 2002 तक करीब 8 गवर्नमेंट्स रही और जिसमें से 3 बार प्रेसिडेंशियल रूल लगा। वहीं बिहार में करीब करीब 20 गवर्नमेंट्स रही। और मजे की बात तो यह है
कि इसमें से एक भी गवर्नमेंट अपना फुल टर्म सर्व नहीं कर पाई। यही पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी कंबाइन विद करप्शन, कंबाइन विद कास्ट पॉलिटिक्स, और हम लोग लगातार पिछड़ते जा रहे हैं कंपैरेटिव टू अदर स्टेट्स। दोस्तों यहाँ पर एक बात और है, जो आज़ादी के टाइम पे हम लोगों के साथ में पिछड़े स्टेट्स में गिने जाते थे जैसे कि तमिलनाडु, वो आज करीब करीब तीसरे या चौथे नंबर पे हैं इन टर्म्स ऑफ मोस्ट प्रॉस्पेरस स्टेट्स। ऐसा क्या हुआ कि हम लोग वहीं के वहीं रह गए और बाकी स्टेट्स हमसे आगे निकल गए, मसलन पंजाब, तमिलनाडु या फिर कोई और स्टेट। इसमें एक मेजर फैक्टर है पॉपुलेशन का। जहां बाकी स्टेट्स अपने उस समय के पॉपुलेशन से, अपनी आज़ादी के समय के पॉपुलेशन से लेट्स से लगभग डबल ही पॉपुलेशन में हुए, वहीं यूपी और बिहार करीब अपनी पॉपुलेशन का 3 गुना बढ़ चुके हैं। 2011 में इंडिया की टोटल जनसंख्या थी करीब 121 करोड़, जिसमें से करीब करीब 30 करोड़ कंबाइंड यूपी और बिहार की ही थी। बेसिकली करीब करीब 30% पॉपुलेशन, 25 से 30% पॉपुलेशन। दोस्तों जब बात होती है जीडीपी की, पिछड़ेपन की जब बात होती है, तो हमेशा एक ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि ये जो बीमारू स्टेट्स हैं, जी हाँ, ये जो बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, ये सब जो बीमारू स्टेट्स हैं, ये ओवरऑल कंट्री के जीडीपी को डाउन खींचते हैं। जब इंडिया की कुल जीडीपी करीब 2.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स थी, तो वहीं यूपी की जीडीपी 230 बिलियन डॉलर थी और बिहार की करीब 80 बिलियन डॉलर, जिसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि करीब 30% पॉपुलेशन इंडिया की सिर्फ और सिर्फ 12% कंट्रीब्यूट करती है देश की ओवरऑल जीडीपी में, जो कि एक आर्गुमेंट बार बार उठाया जाता है। पर ये सब कहाँ तक वैलिड है कि पिछड़ेपन के लिए आप सिर्फ और सिर्फ कुछ स्टेट को, या फिर ये कहें कि सिर्फ 2 स्टेट्स को ब्लेम कर दीजिए। दोस्तों 1952 में एक पॉलिसी आई थी जिसका नाम था फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जो कि 1991 तक चली। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी भी कहते हैं कि ये जो फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी थी, ये एक अभिशाप थी हमारे पिछड़े स्टेट्स के लिए। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा? तो फ्रेट इक्वलाइजेशन इज नथिंग बट जो हमारी मालगाड़ियां होती हैं, वो एक मिनरल रिच स्टेट से जब दूसरी जगहों पर, जहाँ पर फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पर जो रॉ मटेरियल से लेके जाती हैं, तो उनको सब्सिडाइज किया गया इस स्कीम के तहत, जिससे कि जो हम लोगों के पिछड़े स्टेट्स थे जैसे कि बिहार, उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ। इतना नुकसान हुआ कि वो आज तक इससे उभर ही नहीं पा रहे हैं। दोस्तों उस समय झारखंड भी बिहार का पार्ट हुआ करता था। इनफैक्ट छत्तीसगढ़ भी काफ़ी रिच है मिनरल्स के मामले में। पर हुआ क्या कि जब फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लागू हुई, तो पूरी इंडिया में कहीं भी आप ये रॉ मटेरियल किसी भी लोकेशन से ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो उस पे इंडस्ट्रियलिस्ट को और सबको सब्सिडी दी गई, जिसके कारण जो इंडस्ट्रीज बिहार में भी आना चाहती थी वो कभी आ ही नहीं पाई। जिसका सबसे मेजर उदाहरण है टाटा। टाटा उस समय पे बिहार में इन्वेस्ट करना चाहता था, बट फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी के बाद टाटा ने अपना ये स्टेप ना करके ये सोचा कि कहीं ना कहीं पोर्ट के आसपास अपना इंडस्ट्री सेटअप की जाए, ताकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में हम लोगों को आसानी हो। और यही हुआ, बिहार में इंडस्ट्री सेटअप नहीं हुई और वो पिछड़ा रह गया। दोस्तों जानते हैं इस सब के अलावा और क्या बुरा लगता है? बुरा तब लगता है जब ये एक आम धारणा बना ली जाती है कि यूपी बिहार के लोगों को और किसी चीज़ से मतलब नहीं है, हमें तो बस अपनी दबंगाई से मतलब है, अपने देसी कट्टों को हम लोगों के साथ एसोसिएट कर लिया जाता है, और ज़्यादा कुछ हो गया तो धर्म के नाम पे हम लोगों को डिवाइड करने का हमेशा सोचा जाता है कि इनके लिए तो राम मंदिर से ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट ही नहीं है। अब ये जो एक फैक्टर है, यहाँ पर बात आती है कि ना तो हम लोगों के पास जॉब्स हैं, जो कि अल्टीमेटली एक गवर्नमेंट का फेलियर है। मैं एक गवर्नमेंट से मेरा मतलब एक गवर्नमेंट नहीं, ये एक फेलियर जो कि हर गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और दूसरी चीज लिटरेसी, हम लोगों की लिटरेसी बहुत कंपेयर टू अदर स्टेट्स। जहां लिटरेसी के मामले में नेशनल एवरेज 2011 में 74% था, वहीं पर यूपी में ये सिर्फ 67% था, और बिहार के बारे में तो ये और भी कम था। बिहार के मामले में ये सिर्फ 62% था, 62%। दोस्तों जब हम लोग लैग करते हैं एजुकेशन में, तो इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर आने से कतराती हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक जंगल राज को एसोसिएट किया जाता है,
जिसमें इंडस्ट्रीज को अपने लिए सेफ नहीं लगता यहाँ पर आना। दूसरा, यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेट्स से कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी, या फिर जो ये फ्लड प्रोन एरिया है, इसके कारण इंडस्ट्रीज को यहाँ पर अपनी इंडस्ट्रीज सेटअप करने में, प्लान सेटअप करने का कॉस्ट बहुत हाई लगता है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। कंबाइंड विद अनस्किल्ड लेबर, और कोई भी इंडस्ट्री बिहार और यूपी में कदम नहीं रखना चाहती। हाँ, वो बात अलग है कि यूपी के मामले में अब ये थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है, क्योंकि वेस्टर्न यूपी जो है, मान लीजिए नोएडा वगैरह, यहाँ पर पिछले कुछ टाइम में बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पर ये कहीं ना कहीं एक फैक्टर ज़रूर है कि हम लोग नेशनल कैपिटल रीजन में आ जाते हैं, जिस वजह से ये कुछ शहर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं अगर हम देखें ईस्ट यूपी को, तो हम आज भी उतना ही लैग करते हैं जितना कि बिहार, जितना कि झारखंड, जितना कि छत्तीसगढ़। दोस्तों, इन सभी फैक्टर्स के कारण एक फिनोमिना है जो यूपी और बिहार में खास तौर पर देखा गया है कि हम लोग ज़्यादा आईएएस की तरफ, पीसीएस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हम लोगों के अंदर ये धारणा बन गई है कि चलो बाबू बन जाते हैं तभी हमारा कुछ हो सकता है, क्योंकि जहाँ पर ये स्टेट्स का मेन पॉइंट एग्रीकल्चर होना चाहिए था, वहीं पर ये कभी इम्प्रूव ही नहीं हो पाया है हम लोगों का, ना एग्रीकल्चर सेक्टर। इरिगेशन के मामले में हम लोग बहुत पीछे हैं। पंजाब जिसने अपने इरिगेशन पे काम किया, वो आज हमसे काफ़ी आगे है, और हम लोगों का जो इरिगेशन सिस्टम था वो इतना आउटडेटेड है कि शायद वो अंग्रेज़ों के टाइम का ही प्रतीत हो, जिसका खामियाजा हम लोगों को लगातार भुगतना पड़ता है। अच्छा, ऑन अ पॉजिटिव साइड, जहाँ पर नेशनल एवरेज के बात अगर हम करें तो फार्मर्स कम हुए हैं लगातार, एग्रीकल्चरल वर्कर्स लगातार कम हुए हैं, वहीं यूपी और बिहार में ये बड़े हैं। पर हम लोगों की दुविधा देखिए कि हम लोगों के पास फैसिलिटीज़ ही नहीं है, इसलिए हम लोगों को बाहर दूसरे स्टेट्स में जाना पड़ता है, पंजाब में जाना पड़ता है, और वहाँ पर मजदूरों की तरह काम करना पड़ता है। तो क्यों हम अपना जो प्लस पॉइंट है, जो हमारा एग्रीकल्चर सेटअप है, उसे इम्प्रूव नहीं करते, अपने इरिगेशन को इम्प्रूव नहीं करते, जबकि बिहार तो फ्लड्स के लिए फेमस है। तो क्यों हम लोग उसका एक तोड़ नहीं निकालते, एक इस तरीके से इरिगेशन सिस्टम नहीं बनाते कि जिससे फ्लड भी कंट्रोल हो पाए, जो कि हम लोगों को मदद करे दो फ्रंट पे। इंडस्ट्रीज भी आएंगी अगर फ्लड कंट्रोल होता है, और दूसरा हमारा एग्रीकल्चर भी इम्प्रूव होगा, जो कि एक प्लस पॉइंट हमेशा से रहा है यूपी और बिहार का। एक जो फैक्टर और इसमें आता है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो हम लोगों को फंड्स एलोकेट करती है, वो कभी भी इक्वल नहीं रहे। अब जब भी हम लोग फंड एलोकेशन की बातें करते हैं तो एक फिनोमिना है कि पूरी कंट्री में एक डिबेट चालू हो जाता है कि ऑलरेडी यूपी और बिहार को बाकी स्टेट जो कमा रही हैं उनका फंड दिया जाता है। यहाँ पर अगेन हम लोगों का पॉपुलेशन बहुत मैटर करता है, बिकॉज पर कैपिटा वाइज हम लोगों को जो फंड एलोकेट होता है वो कुछ भी नहीं, इनफैक्ट नेशनल एवरेज में देखा जाए तो वो 50% से भी कम है। पर हम लोगों की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है जिस कारण ये फंड कभी भी सही से यूटिलाइज ही नहीं हो पाता। इनफैक्ट जो फंड हम लोगों को मिलता भी है, लैक ऑफ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के कारण और लैक ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के कारण वो फंड भी सही से यूटिलाइज नहीं हो पाता। हालांकि पिछले कुछ टाइम में ये चीज़ें बदली हैं, जहां एक टाइम पर मात्र 50% फंड यूज़ हो पाता था डेवलपमेंट कामों के लिए, अब वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। इनफैक्ट नीतीश कुमार के साथ एक डेवलपमेंटल इमेज भी जोड़ी गई है। इनफैक्ट योगी आदित्यनाथ के साथ भी एक इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश है कि उन्होंने बहुत काम किया है। हाँ, वो अलग बात है कि पिछले कुछ टाइम से जो दिल्ली एनसीआर एरिया था जो या फिर वेस्टर्न यूपी था, उसमें डेवलपमेंट थोड़ा बहुत देखा गया है बिकॉज ऑफ हिज प्रॉक्सिमिटी विद द नेशनल कैपिटल। और इसके लिए सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही नहीं, मायावती भी प्रॉपर जिम्मेदार है, अखिलेश यादव भी प्रॉपर जिम्मेदार हैं, और नो डाउट योगी आदित्यनाथ ने भी अच्छा काम किया है। बट ये सिर्फ वेस्टर्न यूपी तक सीमित है। दोस्तों, घुमा फिरा के एक ही सवाल बार बार आता है कि क्या हम लोग सही में रिस्पॉन्सिबल हैं पूरी कंट्री के ग्रोथ को रोकने के लिए, जिसका सीधा सीधा आंसर है नहीं। 1952 से 1991 तक जो फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लागू थी, उसके तहत हमने अपनी ग्रोथ सेक्रीफाइस करके पूरी कंट्री के ग्रोथ में अपना योगदान दिया है, जिसका खामियाजा हम लोगों को अभी भी भुगतना पड़ रहा है। हमारे पास गवर्नमेंट्स के फेलियर का जो खामियाजा था, जमींदारी सिस्टम जो अभी तक ऑन ग्राउंड एबोलिश नहीं हो पाया, उसका खामियाजा हम अभी तक भुगत रहे हैं। तो ये ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, ना कि इन दो स्टेट्स का। बात करते हैं कुछ सॉल्यूशंस की। क्या किया जा सकता है स्थिति को बेहतर करने का? सबसे पहली चीज जो है वो है लैंड रिफॉर्म्स। जिस दिन हम लोग लैंड रिफॉर्म्स को ऑन ग्राउंड सही से एस्टेब्लिश कर पाए,
जमींदारी सिस्टम को रियलिटी में प्रैक्टिकली खत्म कर पाए, उस दिन शायद चीजें थोड़ा इम्प्रूव होना शुरू हो जाए। दूसरा मेजर है पॉपुलेशन कंट्रोल। हम लोगों को बाकी स्टेट्स की तरह अपनी पॉपुलेशन पे भी नियंत्रण रखने की जरूरत है। जहां एक तरह से हम 3 गुनी रफ्तार पे भाग रहे हैं, हमें इस पे कहीं ना कहीं लगाम लगाने की बहुत सख्त जरूरत है। तीसरा पॉइंट है अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करना। दोस्तों, बिहार हमेशा से जाना जाता था अपनी यूनिवर्सिटीज के लिए, नालंदा के लिए, अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए। तो क्यों हम लोग वो अपना पुराना जो इतिहास है उसे दोहरा नहीं सकते? बिल्कुल दोहराया जा सकता है। यूपी और बिहार इतने कैपेबल हैं कि अगर हम लोग आईएएस बन सकते हैं, अगर हम लोग पीसीएस बन सकते हैं, तो बिल्कुल हम अपना एजुकेशन सिस्टम भी इम्प्रूव कर सकते हैं। हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं किस तरीके से दिल्ली में सरकारी स्कूलों को इम्प्रूव किया गया है, किस तरीके से बाकी जगहों पे काम हो रहा है। एनजीओज की मदद ली जा सकती है और एजुकेशन को इम्प्रूव करना मस्ट है। दोस्तों, चौथा पॉइंट है फ्लड कंट्रोल सिस्टम। जैसा हमने पहले बात की थी, उसी तरीके से हम लोगों को फ्लड को कंट्रोल करके वो जो पानी है उसे यूटिलाइज करना पड़ेगा अपने ड्रॉट प्रोन एरियाज में, और ये मौका देगा इंडस्ट्रीज को भी बिहार और यूपी में आने का। पांचवा पॉइंट है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इम्प्रूव करना, जो कि मस्ट है। जब तक आप किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, तब तक कोई भी हम लोगों के स्टेट्स में इन्वेस्ट करने से बचेगा। लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हम लोगों को इंफीरियर फील करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम जो हैं, हमें पता है हमने इस देश के प्रोग्रेस में कितना योगदान दिया है और आगे इसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जो हम डेफिनेटली करेंगे।